की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है हमारे कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में। आज भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे सर्दियों के मौसम में कैसे आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे किसान से जो लगातार जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही फार्मिंग इंडिया में हम बात करेंगे सरकार की महत्वपूर्ण योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए विज्ञान और किसान में देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है ना सिर्फ फसलों का ख्याल, बल्कि अब सर्दियों के मौसम में हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं का भी ख्याल रखें, यानी उनकी सही ढंग से देखभाल बेहद ज़रूरी है। तभी तो उनके ज़रिए हमें मुनाफा मिल सकता है। यानी अगर पशु स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो हमारा मुनाफा लगातार बढ़ता रहेगा। तो किस तरीके से उनका रखरखाव कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में, आइए जानते हैं। सर्दियों के दौरान पशुओं में आमतौर पर 4-5 तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा रहता है, जिनमें जुकाम, निमोनिया, दस्त और अफारा प्रमुख हैं। इनके अलावा खुरपका मुंहपका रोग भी इस मौसम में लग सकता है। अगर इन समस्याओं से पशुओं को दूर रखना है तो उन्हें सर्दी से बचाना होगा। खास तौर से ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे पशुओं को ठंडी हवा न लग सके। जैसा कि आप सबको पता है कि अब सर्दियों का मौसम चालू हो गया है। सर्दियों का मौसम में ध्यान रखने की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रायतः हमारे किसान भाई छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से पशु बीमार या और कोई चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों की चीज़ें जैसे कि कंबल या जो पशु को या उसके प्रबंधन में जो चेंज करना है या फिर उसके आहार में जो चेंज करना है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधन की, कि पशु के जो आवास है उसमें क्या चेंज करें और क्यों करें, किस तरह की बीमारियां उसको होती हैं। मुख्यतः 4-5 तरह की बीमारियां सर्दियों में होती है, जैसे कि जुकाम, निमोनिया या दस्त लग जाना बड़े जानवरों में, या अफारे की शिकायत। ये सारी चीज़ें आप प्रबंधन के द्वारा या इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात प्रबंधन की, जैसे जैसे अब सर्दियां हैं बढ़ती जाएंगी, शाम के समय में ठंड बढ़ती जाएगी और रात को एक 12 या 1 बजे के आसपास एक सर्दी का पीक आएगा, यानी कि सबसे नीचा तापमान होगा। और धीरे धीरे इन 3 महीनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तापमान बिल्कुल 0 के आसपास आ जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शाम के समय में पशु को अंदर बांधना है, उसको कवर करके रखना है, यानी कि उसके ऊपर कोई कंबल या टाट वगैरह की कोई बोरी या इस तरह की चीज़ से आपको उसको ढक कर रखना है। बांधते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी उस पशु की जो भी पशुशाला है, या तो 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो कोई ऑर्गेनाइज फार्म हो या फिर एक किसान के पास हो। ऑर्गेनाइज फार्म में क्या होता है कि मान लो जो नीचे का जो फर्श होता है वो पक्का होता है, तो पक्के फर्श में ये ध्यान रखना है कि वो किसी तरह से गीला ना हो जब हम पशु को बांधें, और उसके ऊपर कोई ना कोई बिछावन या इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे कि पशु को नीचे की ज़मीन से जो ठंडक मिलेगी वो ना मिले। अगर हम बात करें पशु पालक के घर पर, तो अधिकतर आजकल तो सब जगह पक्के फर्श बन गए हैं। अगर कहीं नहीं है तो हम ये ध्यान रखें कि वहाँ पर किसी तरह की पराली या इस तरह का कोई सरफेस या इस तरह की कोई चीज़ रखें जिससे कि जो धरती की जो सर्दी है वो पशु को ना आए। दूसरी बात, जब भी हम पशु को अंदर बांधें तो जो पशुशाला है या जहाँ भी आप पशु को बांधते हैं वो चारों तरफ से कवर्ड हो, यानी कि हवादार तो हो लेकिन सिर्फ ऊपर के हिस्से में सीधी की सीधी कोई भी
ठंडी हवा पशु को ना लगे। जैसे ही हम सुबह पशु को खोलें तो उन जो भी आपने पल्ले लगाए हैं उनको ऊपर कर दें और थोड़ी सी तेज धूप होने के बाद ही पशु को बाहर निकालें। जहां पशु को हम रात को बांधते हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि पशुओं को ज़्यादा दूर ना बांधें, क्योंकि आपस में जो शरीर की गर्मी है वो भी पशु को हाइपोथर्मिया की डिजीज से बचाती है। सर्दी से बचाने के साथ साथ पशुओं को संतुलित आहार भी देना जरूरी है ताकि उनके शरीर को ऊर्जा मिल सके। शरीर जितना ऊर्जावान होगा, सर्दी लगने की संभावना उतनी ही कम होगी। साथ ही पशु में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी विकसित होगी। संतुलित आहार में दाना, बिनौला, खल, चोकर और खनिज मिश्रण जैसी चीजें शामिल होती हैं। पशु चिकित्सक संतुलित आहार के साथ साथ तेल के सेवन की भी सलाह देते हैं। पशु को खान पान के से संबंधित या और चीज़ों से, तो क्या है संतुलित आहार? संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी है पशु को ठंड से बचाने के लिए। अगर हम संतुलित आहार देते हैं तो उसमें ऊर्जा का स्रोत बना रहता है, जिससे कि उसको ठंड लगने में या बीमारी लगने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो संतुलित आहार में कुछ चीज़ें हैं हमारे दुधारू पशुओं के लिए, जैसे कि हम हर चीज़ को अलग अलग फॉर्म में नहीं दे सकते, तो हमें एक तरह का मिश्रण बना लेना चाहिए जिससे कि हम रेगुलरली उसको फीड कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे दाना 30 से 35 किलो, या जिसमें कि आप गेहूं का, बाजरे का दाना ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप खड़ की बात करें तो आप मूंगफली की, बिनौले और खड़ जो अपनी इसकी होती है, क्या नाम है, सोयाबीन की, वो प्रोटीन सोर्स के लिए। तीसरी बात चोकर जो फास्फोरस और चीज़ें हैं वो तकरीबन 22 किलो। उसके बाद खनिज मिश्रण तकरीबन 2 किलो, या फिर नमक साथ में 1 किलो। अगर पशु ज़्यादा दुधारू है यानी कि उसकी दूध की क्षमता ज़्यादा है तो आप बिनौले या सोयाबीन या फिर कोई तेल, कोई भी तेल 2% के हिसाब से 100 किलो में मिला सकते हैं, जिससे कि उसके जो संतुलित आहार बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसको देना कैसे है? इसको देना इस तरह है कि कोई भी पशु, गाय हैं तो 2.5 किलो दूध पे प्रति किलो जो हमने मिश्रण बनाया है वो देना है आपको। अगर भैंस की बात करें तो 2 किलो अगर दुग्ध उत्पादन है तो प्रति 2 किलो पे 1 किलो। यानी कि अगर कोई भैंस 10 किलो प्रतिदिन दूध देती है तो उस पे हमें तकरीबन 4 किलो के आसपास क्या नाम है ये दाना देना है। और अगर मान लो गायें अगर इस तरह की दूध देती है तो उसमें हमें 4 से 5 किलो। ये हो गई सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, मतलब कि अगर जैसे सर्दियां आ रही हैं तो हमें पोषण और ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। अब उसमें क्या करना है, जितना दाना 4 से 5 किलो बनता है तो हमें उसमें 1 से 1.5 किलो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के स्रोत के लिए देना है, जिससे कि वो ठंड से बचे रहें। या फिर अगर आप सर्दियां के शुरुआत में ही एक मैं आपको मिश्रण बताता हूं, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, जिसमें कि है काली जीरी, सौंफ, अदरक, उसके बाद ये अपनी अदरक, इन तीनों का मिश्रण आप क्या करेंगे, तीनों को एक अनुपात में मिला लेंगे। मतलब अगर 300 या 350 ग्राम में आप मिला लें। मिलाने के बाद इसको पहले लाके पंसारी से आप सुखा लें। सुखाने के बाद एक तरह मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद आप अगर कभी पशु को इस तरह की कोई चीज़ होती है, अगर ठंड या इस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो आप इसमें से 25 ग्राम सुबह और शाम 2-3 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर इससे भी आपके पशु को आराम नहीं लगता है तो आप अपने जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उससे संपर्क करें। खुरपका मुंहपका एक खतरनाक बीमारी है, बल्कि कई बार तो इससे पशु की मौत भी हो जाती है। इससे निपटने के लिए समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। कुछ लोगों का मानना है कि टीकाकरण से दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि टीका लगने के बाद 1-2 दिन पशु दूध कम दे, लेकिन फिर वह भरपूर उत्पादन देने लगता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, निमोनिया की शिकायतें इस सीजन में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सर्दियों में जब भी पशु को ठंडी हवा सीधी लगती है तो निमोनिया बनने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो आप हमेशा जब भी पशु बाहर भी, अगर मान लो धूप भी है और ठंडी हवा चल रही है, तो पशु को ढक कर रखें। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो पशु के आसपास थोड़ी बहुत रात के समय में आप आग जला सकते हैं, लेकिन ये सावधानी बरतें कि आग से बहुत ज़्यादा धुआं उसकी पशुशाला में ना हो। अगर 2-3 दिन के बाद भी पशु को अगर इस तरह के लक्षणों से, जैसे इसमें लक्षण होते हैं आँख से पानी बहना, कान का ठंडा हो जाना,
बालों का खड़ा हो जाना पशु के और पशु का खाना छोड़ देना, इस तरह की शिकायतें पशु को निमोनिया में आती हैं। अगर आप निमोनिया को टाइम रहते संभाल लेंगे तो पशु की जान बचाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप जितना लेट करेंगे, इसमें हफ्ते और 10 दिन के बाद अगर पशु को आप निमोनिया से ग्रसित रखेंगे तो उसको बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं आपसे बता रहा था कि दस्त, एपाचिन की शिकायतें मैंने आपको बताई कि ये गीली घास और इसकी वजह से होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हिमालय बत्तीसा का एक पाउडर आता है उसको आप तकरीबन डेली आप नॉर्मली भी आप उसके जो दाने या किसी मिश्रण में डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी पाचन क्षमता तंदुरुस्त रहेगी, उसके अंदर खून का संचार बना रहेगा। खून का संचार बनने से क्या होगा, उसकी शरीर में एनर्जी का सोर्स है वो प्रॉपर बना रहेगा, तो पशु को ठंड लगने की समस्याएं कम हो जाएंगी। अब मैं बता रहा था जो चीज़ें आपको कि सर्दियों में एक दिक्कत और आ रही है आजकल, अभी जैसे ये सीज़न आया है तो इसमें मुंह खुर का रोग बहुत कॉमन है कि मुंह खुर का रोग आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही अब सर्दियां आती हैं तो टीकाकरण देश के हर राज्य में इस समय पे इकट्ठा ही होता है, तो आप अपने पशु का टीकाकरण जरूर करवाएं। मुंह खुर एक जानलेवा बीमारी है, उसके लिए टीकाकरण करवाने से पशुपालकों में ऐसी भ्रांति है कि उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कम समय के लिए पशु को जब भी बुखार या इस तरह की चीज़ आती है तो कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए दुग्ध उत्पादन पे फर्क आता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से पशु की जान जा सकती है, और दूसरे जो आपके ठीक पशु हैं उनको भी ये बीमारी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप अपने पशु को सर्दियों में स्वस्थ रखें और निरंतर अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें। अगर किसी तरह का कोई भी लक्षण आपको दिखता है कि पशु खाना या इस तरह की कोई चीज़ छोड़ता है तो अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और समय पर अपने पशु। तो देखा आपने देखभाल कितनी जरूरी है और कैसे आप अपने पशु को निरोगी रख सकते हैं उनका सही ढंग से रख रखाव करके। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से, वो किसान जो हमारे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। ऐसे ही किसान हैं जिनका नाम है अमरीक। अमरीक आपको बता दें जैविक खेती से जुड़े हैं और आज के समय में ना सिर्फ ये जैविक खेती से जुड़े हैं बल्कि इनके जरिए बाकी जो किसान हैं वो भी जैविक खेती को अपनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। किस तरह का सफर रहा जैविक खेती में इनका, आइए देखते हैं। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक है अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता न मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। KVK के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक KVK के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया। डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया। अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया। इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं। KVK से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो देखा आपने, अमरीक जी जैसे ना जाने कितने ही किसान हैं जो न सिर्फ जैविक खेती को अपना रहे हैं बल्कि इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। जी हां, एक ऐसी योजना जो कि जुड़ी है सोलर पंप से, यानी कैसे हमारे जो किसान हैं उनका जो खर्च है उसको हम कम कर सकते हैं और इसके लिए सरकार द्वारा किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं पीएम कुसुम योजना के तहत। आइए देखते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। लगातार आपको हम जानकारी देते हैं ना सिर्फ अलग अलग योजनाओं के बारे में, बल्कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58,
CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझाव का। और साथ ही साथ आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर और यहाँ ये जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।